दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपने कहानियों का सफ़र। हमेशा से मेरे अंदर एक कहानीकार छुपा हुआ था और मुझे लोगों को कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद था। आशा करता हूँ आपको भी मेरी सुनाई हुई कहानियाँ अच्छी लगेंगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आशा पांडे जी की कहानी उत्तर का आकाश। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इतना ऊंचा उचक कर मत देखो बाबा, नहीं तो खाई में गिर जाओगे। रोज की तरह आज भी वहाँ कुछ बादल हैं, थोड़ी सी धूप है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब कुछ नया नहीं होने वाला, क्यों जान जोखिम में डाले दूरबीन लिए फिरते हो। नाश्ते की प्लेट मेरे सामने रखते हुए जब होटल के लड़के ने उस व्यक्ति को आवाज़ लगाई, तब मेरा ध्यान बरबस उसकी तरफ चला गया। पिछले 3 दिनों से जब से मसूरी में रुका हूँ, नाश्ता करने इसी होटल में आ जाता हूँ और बिला नागा प्रतिदिन उस व्यक्ति को दूरबीन के सहारे आकाश में कुछ टटोलते पाता हूँ। भूरे रंग का ओवरकोट और काले रंग की टोपी के नीचे कुछ तलाशती हुई खामोश आंखें। आंखों के इर्द गिर्द गंजिन झुर्रियाँ जैसे सिकुड़न। उसके थोड़ा नीचे गुलाबी गालों पर कुछ अधिक लाल चकते। गले में सस्ती सी दूरबीन, पैरों में मोटा काला जूता। उम्र कोई 50 से 55 के आसपास। अपने भीतर उमड़ती कौंध से पूरी तरह जकड़ा हुआ किंतु बेखबर। पिछले 1 हफ्ते से इस रूप में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं उस लड़के से पूछता हूँ, कौन है ये? प्रकृति प्रेमी लगते हैं। काहे के प्रकृति प्रेमी बाबूजी, मसूरी के आकाश में तिब्बत की हवा खोजते हैं। कौन समझाए इन्हें कि हवाएं भी कैद होती हैं, नहीं आ सकती हैं सुकून देने। तुम तड़पते रहो जीवन भर उस ठंड सुरसुरी के लिए। लड़की की आवाज़ देने पर वह व्यक्ति होटल में आकर मेरे सामने वाली बेंच पर बैठ जाता है। लड़का आलू का पराठा और दही उस व्यक्ति के सामने रख देता है, जिसे वह सर नीचा कर धीरे धीरे खाने लगता है। अपनेपन का एक टुकड़ा एहसास ही तो तलाशता है वह आकाश में, जिसे ना पाने की लाचारगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। झेप मिटाने की खातिर वह उस लड़के पर ही गुर्राया। पराठे को ठीक से सेका भी नहीं है, कच्चा है। पेट में दर्द होगा तब क्या तू दवा ला के देगा? क्यों चिल्लाते हो बाबा, पराठा ठीक ही सिका है। तुम्हारा मन खराब है इसलिए पराठा कच्चा लग रहा है। क्या खाक सिका है, देखते नहीं एक भी चित्ती नहीं पड़ी है। अच्छा बाबा, दूसरा देता हूँ, उसे छोड़ दो। लड़का अपनी झुंझलाहट को दबाता हुआ दूसरा पराठा लाकर उसकी प्लेट में रख देता है। वह व्यक्ति पराठे खाने लगता है, किंतु उसके चेहरे पर निराशा और बेचारगी के भाव साफ झलक रहे हैं, जिसे छिपाने के लिए वह ठंड से सिकुड़ने का अभिनय करने लगता है। मैं ऑडिट दौरे पर 1 हफ्ते के लिए मसूरी आया हूँ। आज छुट्टी है, सोचा मसूरी घूमूंगा, किंतु अब मेरी जिज्ञासा इस व्यक्ति के प्रति बढ़ गई है। व्यक्ति से बात करने की इच्छा हो रही है। जानना चाहता हूँ कि किन यादों से जूझ रहा है ये, कौन सी पीड़ा इसे चैन से नहीं रहने देती। आकाश में किसको तलाशता रहता है। यूं तो वह उन्हीं कपड़ों का बंडल लिए इस होटल में आ जाता है और होटल पर आने वाले ग्राहकों को उन्हीं कपड़े बेचने का प्रयास करता है, किंतु उसकी बेचैन निगाहें आसमान की तरफ ही उठती रहती हैं, जिसे वह विक्रेता कम बेसब्र खोजी अधिक जान पड़ता है। मैं उससे बात करने का सिरा तलाशने लगता हूँ। अचानक मेरी नज़र उसकी गठरी नुमा दुकान पर पड़ती है। मेरी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। अच्छा विषय है बात शुरू करने का। मैं अपनी जगह से उठकर उस व्यक्ति के करीब जाकर बैठ जाता हूँ। पहले तो व्यक्ति थोड़ा सकपकाता है, फिर एक उड़ती नज़र मुझ पर डालता है। मैं भी मुस्कुराकर उसका स्वागत करता हूँ। बातचीत शुरू करने का यह अवसर हाथ से निकल न जाए, इसलिए झट से एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। आप ऊनी कपड़े बेचते हैं क्या? संक्षिप्त सा उत्तर। मैं हताश होता हूँ, लेकिन एक और प्रयास। मुझे एक स्वेटर चाहिए, एकदम गर्म। वह पहले तो मुझे देखता है, फिर हाँ में सिर हिला देता है, जैसे कहना चाहता हो, रुको खा लेने दो फिर दिखाता हूँ। मुझे स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब बोल पड़ा हूँ
इसलिए देखना पड़ेगा। देखना क्या, लेना भी पड़ सकता है। स्वेटर लूँगा तभी तो कुछ देर तक बात कर पाऊँगा और उसकी गहरी पीड़ा का धागा जो अब मेरे मन में उलझ गया है सुलझा पाऊँगा। मैं नाश्ता करने ही निकला था, पता नहीं जेब में स्वेटर खरीदने भर के पैसे हैं भी या नहीं। मैं जेब टटोलता हूँ, आश्वस्त होता हूँ कुछ तो है। स्वेटर ना सही, मोजा कंटोपा आदि ही खरीद लूँगा। व्यक्ति इत्मीनान से खा रहा है। होटल में 2-4 लोग और आ गए हैं। लड़का पराठा सेकने में व्यस्त है। बड़ी सी भट्टी के पास ढेर सारे आलू उबाल कर रखा है। एक महिला उसे छीलकर पराठे में भरने के लिए तैयार हो रही है। होटल के सामने थोड़ी दूर पर एक टीला है। 16-17 साल का एक लड़का टीले पे बैठकर बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी की धुन बड़ी मोहक है। टीले से थोड़ी दूर एक पेड़ के पास बैठी एक पहाड़ी लड़की उस लड़के को टुकुर टुकुर ताक रही है। लड़के के पास काले रंग का झबरेले बालों वाला एक कुत्ता बैठा है। आज आकाश में बादल हैं। थोड़ी देर पर हल्की धूप दिख जाती है। मैं आकाश में देखने लगता हूँ, वहाँ जहाँ वो व्यक्ति देख रहा था। उसकी खोज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। वह व्यक्ति क्या खोज रहा था यह तो उससे बात करने के बाद ही ज्ञात होगा। मैं उस व्यक्ति की तरफ देखता हूँ। उसका नाश्ता हो चुका है। वह हाथ मुंह धो रहा है। मैं अधीर हो उठता हूँ। वह वहाँ से उठता है, ऊनी कपड़ों का बंडल लाकर मेरे सामने रख कर खोलता है। हाँ बाबूजी, देखिए कैसा स्वेटर चाहिए। सब प्योर ऊन के हैं, एकदम गर्म। यहाँ मसूरी की ठंड में प्योर ऊन नहीं पहनना पड़ता है बाबूजी, फिर भी दांत किटकिटाते रहते हैं। देखिए ये पीले रंग का, मेरे हिसाब से खूब फपेगा आप पर। मैं उसे बीच में ही टोकता हूँ। तुम हिंदी अच्छी बोल लेते हो। हाँ बाबूजी, ज़माना हो गया है यहाँ रहते हुए, सीख गया हूँ। वो पीला स्वेटर उठाकर खोलता है और झटक कर मुझे दिखाता है। रंग डिज़ाइन दोनों अच्छा है बाबूजी, लीजिए हाथ में पकड़ कर तो देखिए। मैं स्वेटर हाथ में लेता हूँ। अच्छा तो है, लेकिन मुझे पीला रंग पसंद नहीं। वो दूसरा नीचे जो सफ़ेद रंग का है। अरे बाबूजी, इसकी तो बात ही निराली है। सफ़ेद रंग जिसे पसंद हो उसे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। देखिए ये तो सबसे बढ़िया है। अब तक उदास और शांत दिखने वाला व्यक्ति कपड़ों का बंडल खोलते ही ठेठ विक्रेता हो गया। मैंने सफ़ेद स्वेटर का दाम पूछा। 350 रुपये। स्वेटर की ज़रूरत तो नहीं थी, किंतु उस व्यक्ति का बेचैन करने वाला उत्साह और उससे बात करने की अपनी गहरी इच्छा के कारण मैं स्वेटर खरीद लेता हूँ। व्यक्ति खुश हो जाता है। अब उसकी अलसाई और उदास नज़रों में कुछ चंचलता नज़र आती है। दिन भर में कितना कमा लेते हो? बात को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने पूछा। कुछ निश्चित नहीं है बाबूजी, कभी कभी तो स्वेटर बिक जाते हैं, टोपी मोजे आदि भी बिक जाते हैं, किंतु कभी कभी तो एक आधा पर ही संशोध करना पड़ता है। खरीद कर बेचते हो या घर में बुनते हो? खरीद कर बाबूजी। पहले मेरी घरवाली दिन भर स्वेटर बुनती थी, लेकिन अब उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। यहाँ बहुत शोर है, चलो बाहर के बेंच पर बैठकर कुछ गपशप करें। मैं उसे होटल की भीड़ से दूर एकांत में ले जाना चाहता हूँ, ताकि सहजता से उसके अतीत में प्रवेश कर सकूँ। वह आज्ञाकारी बच्चों की तरह मेरे साथ बाहर आ जाता है। लगता है उसे भी मेरे जैसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा थी। मैं उसे कुरेदता हूँ। एक स्वेटर पे कितना मुनाफा कमा लेते हो? घर के बुने स्वेटर पे तो अच्छा कमा लेता था, किंतु अब तो 25-30 रुपए से भी अधिक नहीं मिलते। तुम मन लगाकर बेचते भी तो नहीं हो। अब मैं उस प्रश्न पर आ जाता हूँ जिसके लिए इतनी देर से भूमिका बना रहा था। बेचता तो हूँ बाबूजी, क्या करूँ। माल रोड के पास पर्यटकों की अच्छी भीड़ रहती है, वहाँ बेचूँ तो अधिक बिके, किंतु वहाँ से उत्तर का आकाश साफ नहीं दिखता, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, आप जैसे कुछ शौकीन लोग यहीं आते हैं। ऐसा क्या है उत्तर के आकाश में जिसके लिए तुम धंधे पानी तक की नहीं सोचते? बस यूं समझ लीजिए बाबूजी की रूह कैद है वहाँ। लगता है अतीत की गहरी पीड़ा से बीते हो। बीता क्या है बाबूजी, अतीत की तहों में आज भी अंगारे दबे हैं बाबूजी। अगर तुम उचित समझो तो कुछ खुल कर कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। व्यक्ति की झुर्री भरी चेहरे पर कुछ रेखाएं उभरी।
उसकी आंखों पर थोड़ा सिकुड़ा मानव स्मृति की परतों को खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर एक लंबी सांस ले अत्यंत बोझिल और धीमे आवाज में बताना शुरू किया। मैं तिब्बती हूँ बाबूजी। पिछले 30 साल से आपके देश में रह रहा हूँ। शुरू के 5 वर्ष उत्तरकाशी शहर के पास एक गांव में रहा, फिर पेट के जुगाड़ में मसूरी आ गया। 25 वर्षों से यहीं हूँ। जब मेरे देश के विदेशियों ने हथिया लिया, तब हजारों परिवारों को वहाँ से भागकर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। मेरे पिता जिद के पक्के थे, मरेंगे तो अपनी ही मिट्टी में। तिब्बतियों की आत्मा बड़ी निर्मल होती है बाबूजी, किंतु अपनी रक्षा के लिए वो एकजुट होकर योजनाएं बनाने लगे। तिब्बत की धरती से हान चीनी सैनिकों को भगाने की योजनाएं। हान मुट्ठी भर उत्साही तिब्बतियों पर भारी थे। वो अचानक धावा बोलकर हमारे जवानों को पकड़ लेते, बहुत मारते। मार खाते खाते कुछ लोग पर से देशभक्ति का नशा उतर गया। मैं तब बच्चा था, लेकिन रात के अंधेरे में इधर उधर छिपते छिपाते विद्रोही तिब्बती जवानों की खुसुर फुसुर से भरी बातों को गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए काफ़ी थी। मेरे पिता उन उत्साही तिब्बतियों में से थे, इसलिए हान की शक की नज़रों के दायरे में हमेशा मेरे घर वाले रहते। जब तब मेरे घर की तलाशी होती। एक बार तो पिता को पकड़ कर ले गए थे। 2-3 दिन बाद छोड़ा। पिता के पूरे शरीर पर मार के निशान थे। न जाने क्या उगलवाना चाहते थे उनसे। माँ पूछती रही, किंतु पिता ने माँ से सब कुछ छिपा लिया। बोले सामने वाली पहाड़ी से लुढ़क गया था, इसलिए इतनी चोट लगी। माँ ने पिता की बात चुपचाप सुन ली, किंतु मन ही मन समझ गई थी। समझती कैसे ना, पिता की उधड़ी पीठ सब कुछ कह देती थी बाबूजी। माँ रोती थी, कभी कभी पिता को समझाती थी, शांत रहो, अब कुछ नहीं होगा। उनकी ताकत हमसे हजारों गुना अधिक है, किंतु पिता न सुनते। धीरे धीरे हम भी युवा हो रहे थे। बड़ों के विद्रोह सिर से कुचले जा रहे थे और हम उसी राह पर चलने के लिए तत्पर हो गए। थामे मेरा मित्र था, हट्टा कट्टा नौजवान, पानीदार आंखें, भावपूर्ण चेहरे पर आग थी कि उसने भी सीने में धधक रही थी। हमारे घर में बहुत सी भेड़ें थी, जिन्हें चराने हम ऊंची पहाड़ियों पर निकल जाते और वहीं हान का देश भगाने की तरह तरह की योजनाएं बनाते। माँ अब अधिक भयभीत हो रही थी। पति की तरह बेटा भी बेमतलब के कामों में उलझ गया। व्यक्ति कुछ चुप हुआ। उसकी वीरान एवं गहरी आंखें ऐसी लग रही थी मानो समूचा दुख उन आंखों में समाया है। होटल में नाश्ता करने वालों की भीड़ बढ़ रही थी। टीले पर बैठा लड़का अब भी बांसुरी बजा रहा था। कुछ दूर बैठी वह लड़की अभी भी लड़के को टुकुर टुकुर ताक रही थी। एक गहरी सांस लेकर व्यक्ति फिर से बोलना शुरू करता है। थामे को 2 बहनें थी। बड़ी बहन बला की सुंदर थी। छोटी सुंदर भी थी, किंतु बड़ी की 19 ठहरती थी। बड़ी की आंखें में मेरे भाई जैसा प्रेम तैरता था। मैं उस प्रेम का तिरस्कार न कर सका। छोटी का नाम सोसम था। वो बड़ी चंचल थी। उसकी शोक निगाहें मुझे अपनी तरफ खींचती। मैं अक्सर उससे मिलने थामे के घर जाया करता था। उसके घर एक घोड़ा था। दोपहर में सोमम उसके लिए घास काटने के लिए आसपास के पहाड़ियों पर जाती थी। मैं वहाँ भी पहुँच जाता था। घंटों उसके साथ रहकर मन भर बातें करता। मैं सहचारी के रूप में उसे चुनना चाहता था। थामे और उसके माँ बाप को यह बात पता थी। उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन पहले उन्हें बड़ी लड़की के लिए रिश्ता तलाश करना था। एक दिन दोपहर में जब बहुत ठंड थी, बादलों के कारण सूरज भी अपनी किरणों को ठीक से फैला नहीं पाया था, थामे मेरे घर आया। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे, किंतु खुशी से उबल पड़ रही थी। आते ही वो मुझकर पकड़कर नाचने लगा। माता पिता और मैं तीनों ही उससे खुशी का कारण पूछते रहे, लेकिन जब वह मुझे नाच नाच कर थक गया, तब कहीं जाकर बताया कि उसकी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है और मुझे भी खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अब रास्ता साफ हो गया है। पिता बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोले, इतनी सी बात पर इतना खुश हो रहा है? मुझे तो लगा था कि हान हमारा देश छोड़कर भाग रहे हैं, यह खुशखबरी देने आया है। वो भी जाएंगे, चिंता क्यों करते हो? इस समय तो आप भी मेरे साथ घर चलिए, बैठकर तिब्बती चाय पियेंगे। थामे की खुशी झलक झलक कर बाहर निकल रही थी। उसके घर के अगले कमरे में 2 बड़ी कढ़ाइयों में कोयले जलाकर रखे गए थे। हम सब वहीं बैठ गए। थामे की माँ ने सबको चैड़ दिया। गपशप करते दोपहर कब गुजर गई और शाम कब फैल गई पता ही नहीं चला। शाम को भी थामे ने हम लोगों को आने न दिया, बल्कि वो किसी पड़ोस दरोज के परिवार को बुला लाया। दर्जे परिवार में दर्जे पति पत्नी के अतिरिक्त 4 बच्चे थे। कड़ाके की ठंड थी। थामे की माँ बार बार कोयला सुलगाती,
लकड़ियां जलाती, किसी तरह कमरे को गर्म रखने का प्रयास कर रही थी। दोरजे की 2 लड़कियां थामे की बहनों की ही उम्र की थी। थामे की माँ ने रात के भोजन का आग्रह किया। मेरी माँ ने मना किया, किंतु शीघ्र ही हम सब मान गए, क्योंकि हमारी भी इच्छा वहीं रहने की थी। लड़कियों ने मिलकर थूथमा, तिब्बत का एक खाद्य पदार्थ, बनाना शुरू किया। पानी में आलू और सेवइयाँ उबालकर उसमें भेड़ के मांस के टुकड़े डाले। तब मेरी माँ को उन भेड़ों का ध्यान आया। उन्होंने मुझे भेड़ों को सुरक्षित घर के अंदर रखने के लिए भेजा। रात अभी अधिक नहीं बीती थी, किंतु गांव में सन्नाटा हो गया था। बर्फीली हवाएं शरीर की हड्डियों तक को कपा रही थी। उजली रात में पहाड़ के शिखर चांदी के समान चमक रहे थे। चारों तरफ धुआं धुआं सा फैलने लग रहा था। भेड़ों को कमरे में करके मैं थामे के साथ घर लौटने ही वाला था कि उसके घर से महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं हतप्रभ था। अचानक ही क्या हो गया? अभी तक तो सब ठीक था। मुझे लगा हो न हो शायद वहाँ हान आ गए, कहीं से खबर पा गए होंगे कि कई परिवार मिलकर उनके खिलाफ विरोध की योजना गढ़ रहे हैं। अंदर का शोर इतना अधिक था कि मैं उसमें मेरे दरवाज़ा पीटना निष्प्रय हो गया। जब बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तब मैं चुपचाप खड़ा हो गया। महिलाएं चिल्ला रही थी। मैं बेबस छटपटा रहा था। उस दिन मैं जितना असहाय खुद को पा रहा था कभी नहीं समझा। कुछ देर बाद हान बाहर निकले। मैं घर के पीछे छिप गया। जब हान चले गए तब मैं अंदर गया। थामे दम तोड़ चुका था। मेरे पिता और थामे के पिता गंभीर रूप से घायल थे। मेरी माँ और थामे की माँ एक दूसरे से सटी खड़ी भय से जड़वत होकर खड़ी थी। लड़कियों ने खुद को अंदर के कमरे में बंद कर लिया था। व्यक्ति आकाश की ओर देखने लगा। 30 साल पहले का वह हृदय विदारक दृश्य उसकी आंखों में तैर गया। उसकी आंखें लावा उगलने लगी और सांसें तेज चलने लगी। उसके होठों के किनारे से थूक की पतली धार बह गई। उस समय बदले में कुछ न पाने की बेबसी की पीड़ा आज भी उसके चेहरे पे जस की तस जमी थी। मेरे मन में भी एक अजीब सा अवसाद फैलने लगा। मैंने उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया। मुझे ध्यान आया कि नाश्ते के बाद से मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी थी, जबकि इतनी ठंड में अब तक 2-4 पी डालता। जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर मैंने उसकी तरफ बढ़ाया। अब तक वह कुछ संयत हो गया था। उसने एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबा ली। मैंने भी एक सिगरेट ली। लाइटर से उसकी ओर अपनी सिगरेट जला ली। 1-2 गहरे कश के बाद खांसने लगा। थोड़ी देर बाद जब संभला तो फिर बताना शुरू किया। बहुत अन्याय हुआ है बाबूजी, कब तक सहेंगे? मैं चुप नहीं बैठा था। कई संगठन बनाए थे मैंने। तब मैं जवान था, बहुत उत्साह था मुझ में। धीरे धीरे सब खत्म हो गया। मैं कमज़ोर और अकेला पड़ गया। हाथ के इशारे से उसने बताया, इधर देखिए बाबूजी, ये जो सामने की पहाड़ी है, ठीक उसके बगल से जो रास्ता जा रहा है वही एक तिब्बती मंदिर है। सैकड़ों लामा वहाँ चक्र घुमाते, ध्यान लगाते पड़े रहते हैं। मैं कहता हूँ चक्र हिलाने से तिब्बत आज़ाद नहीं होगा। उठो, जोश में आओ, कुछ करो जवानों में जोश भरो। तुम कितने बच्चे हो? मैं विषय बदलकर मूल कहानी पर लाने का प्रयास करता हूँ। 2 हैं बाबूजी, दोनों बेटे। अब तो बाल बच्चे वाले हो गए हैं, पर सब निकम्मे ही हैं। खाते पीते पड़े रहते हैं। कुछ काम धंधा नहीं करते? करते हैं बाबूजी, अपना घर बार अच्छे से संभालते हैं। हम दोनों का भी ध्यान रखते हैं। तो फिर किस बात की चिंता है? चिंता क्यों नहीं है बाबूजी? मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, इनकी बाहें फड़कें, इनका खून गर्म हो, पर सब बेकार। मैंने जो यातनाएं भोगी हैं वो सबको बताता हूँ, किंतु मसूरी की हवा इतनी ठंडी है, इनकी नसों में खून जम गया है। खून गर्म होने की बात तो दूर, पिघलता तक नहीं। घरवाली कहती है इसमें बच्चों का क्या कसूर? जहाँ इनका जन्म हुआ वहीं से इनका लगाव है। तिब्बत से इनका क्या लेना देना? तुम्हारी शादी थामी के बहन से हुई या किसी दूसरी लड़की से? मैंने प्रश्न किया। वही तो बता रहा हूँ बाबूजी। वह फिर से अधूरी कहानी पर आ गया। और रात बड़ी भयावह थी, शायद अब तक की सबसे लंबी थी। माँ सिसकते सिसकते खामोश हो गई थी। थामे की माँ बेहोश पड़ी थी। थामे के पिता को सवेरे तक होश आ गया था, किंतु उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। वो लंगड़े हो गए थे। मेरे पिता की आंत में चोट लगी थी। धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा हो गई और 15 दिन बाद ही वो चल बसे। दोरजे परिवार पूरी तरह सुरक्षित था और डर के मारे रात को ही अपने घर चला गया था। थामे के माँ बाप अब अपनी बेटियों के बारे में अधिक चिंतित होने लगे थे। इस घटना के कुछ महीने बाद ही उनकी बड़ी बेटी की शादी कर दी। जब थामे था तब यह तय हुआ था कि दोनों बहनों की शादी एक साथ ही कर दी जाएगी, किंतु अब परिस्थिति पलट चुकी थी।
एक अध्यय डर थामे की माँ बाप को खाए जा रहा था। हान का डर नहीं बाबूजी, अकेलेपन का डर, वीरान एकांत में थामे की यादों के उमड़ आने का डर, जो लाख न चाहने पर भी उमड़ती ही रहती थी। दोनों बेटियां अगर एक साथ विदा हो गई तो भाएं भाएं भर्राता वह घर थामे के माँ बाप की धड़कनों को दबोच लेता। इसलिए तय यह हुआ कि घर एक साथ खाली ना करके शोशम की शादी 6 महीने के बाद मेरे साथ कर दी जाएगी। अब शोशम पहले जैसी चहकती नहीं थी। उसकी आंखें किसी गहरी झील की तरह डरावने लगने लगी थी। मैं उसे पहले जैसा देखना चाहता था, इसलिए तरह तरह की युक्ति खोज करता था जिससे वो खिलखिलाकर हंस दे। इसी युक्ति खोजने में एक दिन मुझे इतनी निर्मम युक्ति सूझी कि आज तक उसकी फुफकार सुनाई देती है। हाँ बाबूजी, उस दिन पहाड़ी पर घास काट रही थी वो, एकदम सीधी पहाड़ी। मैं वहाँ पहुँचा, उसने मुझे नहीं देखा। मैंने उसे चौंकाना चाहा। सोनम हान सुनते ही वह लड़खड़ाई बाबूजी, और बस उसकी आवाज़ ही गूंजती रह गई, बचाओ बचाओ। इतनी भयानक स्मृति उजड़ आने से व्यक्ति फिर आहत हो गया। मैंने स्वयं को गुनहगार माना। राख की ढेर से इतनी पुरानी टीस को टटोल टटोल कर निकालने का काम तो मैंने ही किया था। व्यक्ति के चेहरे पर अंतहीन दर्द फैल गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो आगे बताने लगा। उसकी आवाज़ अब तक अधिक भीगी भीगी सी हो गई है। एक के बाद एक इस तरह की घटित घटनाओं ने मुझे तोड़ दिया। जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। मैं स्वयं को हत्यारा मानने लगा था। मानने क्या लगा था ही। अब ना खुशी रह गई थी ना उल्लास, सिर्फ एक सहमी सी घबराहट 24 घंटे पीछा करती थी। नियति को शायद यही मंजूर था, किंतु पश्चाताप की आग एक लकीर बनकर सांप सी बल खाती मेरे अंतरस में तैलती रहती। हान के रुकने और जाने से अब मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी, किंतु संदेही हान मुझ पर तनिक भी भरोसा न करते, पकड़कर घंटों बिठा लेते। उनके प्रश्नों से मैं तिलमिलाता रह जाता। माँ अब अधिक डरने लगी थी और चाहती थी कि मैं कहीं अन्य चला जाऊं, देश छोड़ दूं। जान तो बची रहेगी। मेरा भी मन अब वहां नहीं लगता। तमाम यादें मुझे जकड़ लेती थी। जो पहाड़ मुझे इतने प्यारे लगते थे अब डरावने लगने लगे। चारों तरफ एक राक्षस हुंकारता रहता। फिर भी मैं वहां से जाना नहीं चाहता था। मैं ना तो माँ को छोड़ सकता था ना देश को। माँ रात दिन एक ही रट लगाए रहती। उसका कहना था कि कुछ दिन बाद की बात है, जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम लौट आना, पर तब तक मैं अकेली रह लूँगी। मेरी भोली माँ अंगारे में बर्फ मिलाने की उम्मीद कर रही थी। मैं उलझ गया था। मेरे मन में अनेकों सवाल उठने लगे थे। लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। द्वंद्व मंचा था। दिल और दिमाग में उचित अनुचित, न्याय अन्याय का द्वंद्व। उलझन बढ़ती जा रही थी, पर दिमाग काम नहीं कर रहा था। माँ पल पल घुट रही थी मुझे वहाँ से हटाने व रखने की दोनों बातों से। मैं उसकी छचपहाहट देख नहीं पा रहा था। जानता था मेरे वहाँ से हट जाने के कारण वो रोती रहेगी, पर रहने से भी कोई सुख नहीं था। फिर एक रात, भयानक ठंडी रात, उसी न्याय अन्याय के द्वंद्व की बूझ के बीच मैं माँ के लिए माँ को छोड़कर भाग आया। माँ जो करना चाहती थी कर ली, लेकिन मैं कुछ देर चलता, फिर पलट कर पीछे देखता। जी करता लौट जाऊं, फिर सीने में उठती आग को दबाता मैं आगे बढ़ता। टूटते पहाड़ मुझे रुक जाने को कह रहे थे। मेरा इरादा बदलता, किंतु फिर न जाने कैसे मैं आगे बढ़ने लगता। दारुण ठंड में पहाड़ दर पहाड़ लांघता, छुपता छुपाता अपने देश में आ गया। किंतु सच कह रहा हूँ बाबूजी, मेरी आत्मा वहीं रह गई। तिब्बत देखे हुए बहुत दिन हो गए। कितने उत्सव मेले त्योहार बीत गए होंगे। अब तक माँ की कभी कोई खोज खबर नहीं मिली। अब जब कुछ कर पाने में समर्थ हूँ, तब उत्तर के आकाश में तिब्बत तलाशता हूँ। आकाश में अधिक बादल देख अंदाज़ा लगाता हूँ कि वहाँ भी बादल होंगे। धूप देख सोचता हूँ शायद वहाँ भी धूप खिली होगी। व्यक्ति चुप हो जाता है। उसके बारे में जानने को जो मैं आतुर था, जानकर उतना ही अवसाद से बढ़ जाता हूँ। होटल में पराठे वाला लड़का व्यक्ति को आवाज़ लगाता है। उससे ऊनी कपड़े खरीदने कुछ ग्राहक आ गए थे। मैं बड़े आदर के साथ व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। वह घुटने पर हाथ रखकर उठता है, उत्तर के आकाश की ओर निहारता है तथा हारे हुए खिलाड़ी की तरह अपने बोझल कदमों को धीरे धीरे होटल की तरफ ले चलता है। मैं भी उठता हूँ। अब मसूरी घूमने की मेरी इच्छा तिरोहित हो गई है। मीलों फैले पहाड़ जिन्हें देखकर मन में मस्ती सी छा जाती थी, न जाने क्यों खामोश और उदास लग रहे हैं। मैं सिगरेट निकालता हूँ, सुलगा कर होंठ में दबा लेता हूँ। टीले पर बैठा लड़का अब भी बांसुरी बजा रहा है।
किंतु अब उस धुन की मधुरता कहीं खो गई है। तो दोस्तों, ये थी आशा पांडे जी की कहानी उत्तर का आकाश, जो मुझे बहुत पसंद आई। आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी और कहानियाँ मुझसे सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट छोड़िए। मिलता हूँ अगली कहानी के साथ।